संध्या का समय था जब राजपुर राज्य के सेनापति मंगल सेन, प्रधानमंत्री बास बहादुर और राजकीय कोष के खजांची कुबेर दत्त ने एक साथ राजपुर के राजा पद्मावत के कक्ष में प्रवेश किया और बोले, महाराज, क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? आइए आइए आइए, आज आप तीनों एक साथ, क्या माजरा है? महाराज, आज हम तीनों आपसे राजकीय परामर्श करने नहीं, अपितु कुछ पारिवारिक परामर्श करने आए हैं। अच्छा, बताओ क्या बात है? महाराज, बचपन से हम तीनों मित्र रहे हैं। इस आपसी रिश्ते को हम तीनों पारिवारिक संबंधों में परिवर्तित करना चाहते हैं, ताकि हमारे बाद भी हमारी आने वाली पीढ़ी में आपस में संबंध बना रहे। प्रधानमंत्री जी, हम आपकी बात का मतलब समझे नहीं। महाराज, आप 3 युवा पुत्रों के पिता हैं और हम तीनों एक एक युवा पुत्री के पिता हैं। हम अपनी पुत्रियों का विवाह आपके पुत्रों के साथ करना चाहते हैं। ओह, तो ये बात है। महाराज प्रसन्न होते हुए उन तीनों से बोले, मुझे आप तीनों का यह प्रस्ताव स्वीकार है। इस घटना के 15 दिन पश्चात ही तीनों राजपुत्र का सगाई समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। उसी रात को प्रधानमंत्री, सेनापति और खजांची में गुप्त मंत्रणा हुई। हमारी योजना के अनुसार तीनों राजपुत्रों के साथ हमारी पुत्रियों की सगाई तो आसानी से संपन्न हो गई। अतः अब हमें अपनी योजना के दूसरे चरण को शीघ्र ही पूरा कर लेना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे खजांची जी, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। तो ठीक है, आज की रात ही राजा पद्मावत के जीवन की आखिरी रात होगी। हरी, यदि तुम मेरा काम कर दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगी दौलत दूंगा। बोलो। क्या सच में? मुंह मांगी दौलत पाने के लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कहिए, मुझे क्या करना होगा? इस पुड़िया में अत्यंत घातक विष है। इस विष को महाराज के दूध में मिलाकर देना होगा। बोलो। ये सोचकर हरि कुछ सोच में पड़ गया और फिर बोला, प्रधानमंत्री जी, मैं आपका ये कार्य करने को तैयार हूँ। तो जाओ, महाराज के दूध पीने का समय हो गया है। उन्हें विष वाला दूध देना है ना? जाओ 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 जाओ। लीजिए महाराज, दूध पी लीजिए। सुबह होने पर जब दास दासी उसके कक्ष में आई और शीघ्र पद्मावत के मृत्यु का समाचार सारे राजपुर में आग की तरह फैल गया। ये समाचार सुनकर इधर प्रधानमंत्री खजांची और सेनापति खुशी से झूम रहे थे। अब पद्मावत मर गया। अब हमारी योजना बिना किसी विघ्न के पूरी हो जाएगी। इस घटना के 20 दिन पश्चात प्रधानमंत्री बास बहादुर ने युवराज हीरावत को बुलाकर उससे कहा, राजकुमार, महाराज के आकस्मिक निधन के पश्चात राजपुर की राजगद्दी खाली पड़ी। तुम महाराज के बड़े पुत्र हो, इसलिए अब तुम्हें ही राजपुर की राजगद्दी संभालनी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि राजगद्दी पर तुम्हारे बैठने से पहले ही
मेरी पुत्री मंजरी के साथ तुम्हारा विवाह हो जाए ताकि तुम सपत्नीक राज दरबार में बैठो। तो इस कार्य में रुकावट क्या है प्रधानमंत्री जी? मैं आपकी पुत्री के साथ आज ही विवाह करने को तैयार हूं। राजकुमार, रुकावट आपकी ओर से नहीं अपितु मेरी पुत्री मंजरी की ओर से है। क्या मतलब प्रधानमंत्री जी? राजकुमार, मेरी पुत्री मंजरी बहुत जिद्दी है। उसकी जिद है कि जब राजकुमार हीरावत किसी दूसरे राज्य में जाकर वहां से उसके लिए कोई अनोखी चीज नहीं लाएंगे, तब तक वो राजकुमार के साथ विवाह नहीं करेगी। ओह, ये तो बड़ी विचित्र जिद है मंजरी की। फिर कुछ सोचकर उसने प्रधानमंत्री से कहा, ठीक है प्रधानमंत्री जी, अब मैं मंजरी की जिद को पूरी करने के पश्चात ही उसके साथ विवाह करूंगा। प्रधानमंत्री जी, मैं आज ही दूसरे राज्य के लिए राजपुर से प्रस्थान कर दूंगा। राजकुमार, मैं आपसे एक और विनती करना चाहता हूं। हाँ, कहिए प्रधानमंत्री जी। राजकुमार, तुम अपने राज्य से पहली बार दूर किसी दूसरे राज्य में जाओगे, इसलिए आप अपने साथ अपने छोटे भाइयों जय रावत और नीलावत को भी लेते जाओ। 1 से 2 और 2 से 3 भले होते हैं। हाँ, कह तो आप ठीक रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आपका कहना मानकर मैं जय रावत और नीलावत को भी साथ लेते जाऊंगा। धन्यवाद। मुझे इस बात की खुशी है राजकुमार कि आपने मेरा सुझाव मान लिया। उसी दिन हीरावत, जयरावत और नीलावत राजपुर से दूसरे राज्य जाने लगे। वे अभी प्रस्थान करने ही वाले थे कि युवराज रुकिए। फिर प्रधानमंत्री, सेनापति और खजांची अपने अपने हाथों में पकड़ी संदूक तीनों राजकुमारों को देते हुए बोले, राजकुमारों, तुम तीनों परदेश जा रहे हो। यहाँ से चलकर ना जाने तुम्हें कहाँ भोजन मिले। हमारी पुत्रियों ने तुम्हारे लिए लड्डू बनाए हैं। लो, इन्हें रख लो। राह में भूख लगने पर इन्हें खा लेना। राजकुमार होते हुए हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे। हम शीघ्र ही स्वदेश वापस लौट आएंगे। तब तक आप तीनों को राजपुर का राजकाज संभालना होगा। आप फिक्र न करिए राजकुमार, आपकी अनुपस्थिति में हम तीनों राजपुर का पूरा ध्यान रखेंगे। अभी तक तो सब कुछ हमारी योजना के अनुसार बिल्कुल ठीक हो गया। प्रधानमंत्री जी, अब आगे क्या करना है? इधर उस कक्ष के बाहर से गुजरती प्रधानमंत्री की पुत्री मंजरी उनकी बातें सुनने के लिए द्वार पर ही छिपकर खड़ी हो गई। मेरे दिमाग में एक योजना आई है। अब जबकि पद्मावत और उसके तीनों पुत्र हमारे रास्ते से हट चुके हैं, तो हमें राजपुर पर अपना अधिकार जमाने में देर नहीं करनी चाहिए। मित्रों, राजपुर की सेना को तो हम अपनी ओर मिला ही चुके हैं। कल जब दरबार लगेगा तो उसमें यह घोषणा कर देनी है कि आज से राजपुर पर हम तीनों का राज है। हा मित्र बाज बहादुर, तुम कितने बुद्धिमान हो। इसलिए हम प्रारंभ से ही तुम्हारी बताई योजना पर चल रहे हैं। तुम कितने सफाई से राजा पद्मावत को मरवा कर, कितनी चालाकी से उनके तीनों पुत्रों को राजपुर से बाहर भिजवा दिया। तुम्हारे ही सुझाव पर अपनी पुत्रियों का नाम लेकर हमने तीनों भाइयों को विष मिले लड्डू दे दिए। वाह 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 वाह, जिन्हें खाकर तीनों राजकुमार निश्चय ही मर जाएंगे। हमें तो भाई तुम्हारी बुद्धिमानी पर गर्व है मित्र। बहुत बढ़िया, उत्तम, अति उत्तम। उनकी बातें सुनकर कक्ष के बाहर खड़ी मंजरी के तो पांव तले जमीन ही खिसक गई। वो सोचने लगी, इन तीनों ने तो बड़ा ही घिनौना कुचक्र रचा है। मैं अपने भाभी पति हीरावत और अपने दोनों देवर
का बाल भी बांका नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। उसने उसी समय अपने कक्ष में पहुंचकर अपनी एक दासी को बुलाया और कहा, तुम इसी समय सेनापति जी की लड़की सुदाक्षी और खजांची की लड़की धनलक्ष्मी को बुला लाओ। उनसे कहना मैं इसी समय एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के बारे में उनसे सलाह मशवरा करना चाहती हूँ। बहन मंजरी, हम दोनों को तुमने इस समय कैसे याद किया है? मंजरी ने सारी बात विस्तार पूर्वक उन्हें बता दी। सारी बात जानकर सुदाक्षी और धनलक्ष्मी हक्का बक्का रह गई। ओ, हमारे पिताओं ने हमारे भावी पतियों के खिलाफ कैसा खूनी षड्यंत्र रचा है। देखो, राजकुमार हीरावत अपने दोनों भाइयों के साथ राज्य से अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। हमें इसी समय उनके पास पहुंचकर उन्हें 20 मिले लड्डुओं के बारे में बता देना चाहिए, ताकि उन तीनों की जान बच सके। कह तो तुम ठीक ही रही हो बहन मंजरी। बस उसी समय तीनों युवतियां बिना किसी को कुछ बताए घोड़े पर सवार होकर राजपुर से चल पड़ी। इधर तीनों राजकुमार घोड़े पर सवार होकर आगे ही बढ़ते चले जा रहे थे। हाँ भैया, हम काफी थक चुके हैं, चलो थोड़ी देर रुककर विश्राम कर लेते हैं। और वे तीनों पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। उधर इन तीनों राजकुमारों की खोज में मंजरी, सुदाक्षी और लक्ष्मी भी राजपुर से काफी दूर निकल आई थी। कितने दूर आ गए हैं हम तीनों राजपुर से, लेकिन अभी तक राजकुमारों को कहीं आता पता नहीं है। कहाँ चले गए वे तीनों? मेरे दोनों भाई मुझसे बिछड़ गए। अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? फिर चेरावत और नीलावत की खोज में वो कई दिन बिना रुके, बिना कुछ खाए पिए चलता रहा। चलते चलते वे वन से निकल पास के राज्य केसा नगर में पहुंच गया। बहुत खोज करने पर भी चेरावत और नीलावत का कोई आता पता नहीं मिला। तभी वहाँ एक मुनादी करने वाला आ पहुंचा और बोलने लगा, सुनो सुनो नगर के लोगों, राजा का एक हाथी पागल हो गया है। वह कई दिन से कुशानगर में उत्पात मचा रहा है। महाराज का कहना है कि जो आदमी उस हाथी को मारेगा उसे वे आधा राजपाट दे देंगे। अरे भागो सब लोग, जल्दी से भागो। ये क्या, पागल हाथी संदूक में भरे लड्डुओं को खाते ही मर गया? तो क्या लड्डू विषैले थे? इसका मतलब लड्डू हम तीनों भाइयों को मारने के लिए दिए गए थे। फिर वो पेड़ से नीचे उतर गया। सैनिक उसे उस देश के राजा महेंद्र दत्त के पास लेकर पहुंचे और महेंद्र दत्त को पागल हाथी का मरने की सूचना दी। युवक, तुमने पागल हाथी को मारकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है और मैं अपनी की हुई घोषणा के अनुसार अपने राज्य का आधा हिस्सा तुम्हें उपहार में देता हूँ। महेंद्र दत्त
अभी इतना ही कह सका था कि बाहर से आवाज आई, पिताजी महाराज जरा सुनिए। फिर राजा महेंद्रदत्त उठकर द्वार की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद वो मुस्कुराता हुआ पुनः हीरावत के पास लौटा और बोला, तो तुम राजपुर के युवराज हीरावत हो? जी हाँ महाराज, लेकिन आपने मुझे कैसे पहचाना? इस बात को छोड़ो और हमारी बात सुनो। हम तुम्हें अपना आधा राजपाट देने के साथ साथ हम अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। ओह, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। उसी दिन महेंद्रदत्त ने हीरावत को आधा राजपाट सौंप दिया और अपनी पुत्री का विवाह हीरावत के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात हीरावत अपने दुल्हन को अपने महल में विदा कर लाया। तत्पश्चात जब उसने अपने दुल्हन का घूंघट उठाया तो वो बोले, ओ रानी, तुम तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा हो। ये तो मेरी किस्मत थी जो तुम मुझे मिल गई। स्वामी, जानते हो मैं कौन हूँ? तुम मेरी पत्नी और राजा महेंद्रदत्त की पुत्री हो। और कौन? स्वामी, मैं महेंद्रदत्त की पुत्री नहीं, अपितु राजपुर के प्रधानमंत्री बाज बहादुर की पुत्री मंजरी हो। क्या तुम प्रधानमंत्री बाज बहादुर की पुत्री मंजरी हो? वही मंजरी जिसके साथ हमारी सगाई हुई थी? आपने ठीक पहचाना स्वामी। ओ, तब तो वो विष भरे लड्डू अपने पिता के हाथों तुमने ही मुझे पहुंचाए थे। तुम उन विष भरे लड्डुओं को मुझे खिलाकर क्यों मारना चाहती थी? स्वामी, मैं भले अपने सुहाग को क्यों मारना चाहूंगी? वो सब तो मेरे पिता और उनके दोनों साथियों की चाल का एक हिस्सा था। फिर मंजरी ने सारी बात विस्तार पूर्वक राजकुमार हीरावत को बता दी। सारी बात जानकर राजकुमार बोला, ओहो, तो प्रधानमंत्री, सेनापति और खजांची ने मिलकर हम तीनों भाइयों को इस प्रकार मारना चाहा। लेकिन मंत्री, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम यहाँ राजा महेंद्रदत्त के पास कैसे पहुंची? स्वामी, ये एक लंबी कहानी है। आपकी और आपके दोनों भाइयों की खोज में मैं जब सुदाक्षी और धनलक्ष्मी के साथ वन में पहुंची तो तेज आंधी में सुदाक्षी और धनलक्ष्मी से बिछड़ गई और घोड़े से गिरकर बेहोश हो गई। जब होश में आई तो मैं कुशानगर के राजमहल में थी। हुआ यूं कि वन में भ्रमण करते हुए राजा महेंद्रदत्त की दृष्टि मुझ पर पड़ी। वे मुझे उठाकर अपने महल में ले आए। राजा महेंद्रदत्त क्योंकि निसंतान थे, इसीलिए उन्होंने मुझे अपनी पुत्री बना लिया। उस दिन पागल हाथी को मारकर जब तुम सैनिकों के साथ राजा महेंद्रदत्त के पास पहुंचे थे तो मैं कक्ष के बाहर खड़ी तुम्हें देख रही थी। मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया था, इसीलिए मैंने आवाज देकर राजा महेंद्रदत्त को कक्ष से बाहर बुलाकर उनसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूँ। ओ, तो तुम्हारे कहने पर ही राजा महेंद्रदत्त को पता चला होगा कि मैं राजपुर का युवराज हीरावत हूँ, है ना? हाँ स्वामी, मैंने ही उन्हें ये बात बताई थी। इधर होश में आने पर जयरावत भी हीरावत और नीलावत की खोज में निकल पड़ा था। चलते चलते वो जंगल के बीच पर बनी एक झोपड़ी के समीप जा पहुंचा। हाँ, बहुत थक गया हूँ। वहाँ बैठकर संदूक में रखे लड्डुओं को खाकर अपनी भूख भी शांत कर लूंगा। तभी झोपड़ी से सुदाक्षी बाहर निकली। जयरावत को वहां देख वह आश्चर्यचकित रह गई। ये यहाँ कैसे? ठहरो, लड्डुओं को ना खाना। ये सुनकर मुंह की ओर जाता हुआ हाथ जयरावत ने रोक लिया और चौंक कर सुदाक्षी की ओर देखा। क्या बात है, तुमने मुझे इस प्रकार लड्डू खाने से क्यों रोका? इन लड्डुओं को ना खाओ, ये विष से भरा है। क्या? तुम्हें इस बात का कैसे पता?
तब उसे सुदाक्षी ने अपने और अपने पिता के षड्यंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। सारी बात जानकर वो बोला, ओ, तो प्रधानमंत्री खजांची और तुम्हारे पिता ने हमें मारने की साजिश रची थी, लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? आंधी में मेरा घोड़ा एक नदी में गिर गया था। तब मैं नदी में बहती हुई आ निकली थी और इस झोपड़ी में रामू नाम का एक बूढ़ा मछुआरा रहता है। उसी ने मुझे नदी में से बाहर निकाला और मुझे बेटी बनाकर अपने पास रख लिया। ओ, हाँ, अब आओ झोपड़ी में चलो, मैं तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करती हूँ। सुदाक्षी ने जयरावत के लिए तत्काल ही भोजन तैयार किया। तब तक मछुआरा रामू भी मछलियां पकड़कर आ गया था। काका, ये राजपुर के राजकुमार जयरावत थे। वही जिनके साथ तुम्हारी सगाई हुई थी? हाँ काका, ये वही है। देखो बेटा, मुझे सुदीक्षा ने सब कुछ बता दिया है। क्योंकि सुदीक्षा के साथ तुम्हारी सगाई हो चुकी है, इसलिए इसकी सुरक्षा का जिम्मा अब तुम्हारा है। अब तुम इसके साथ विवाह कर लो। तब अग्नि को साक्षी मानकर जयरावत और सुदाक्षी ने विवाह कर लिया। ठहरो, कौन हो तुम? मेरा नाम नीलावत है और मैं राजपुर का राजकुमार हूँ। तुम राजपुर के राजकुमार नीलावत हो? हाँ, लेकिन आप कौन है? तुम्हें इस बात का पता अभी चल जाएगा। आओ मेरे साथ। देखो धनलक्ष्मी बेटी, मेरे साथ कौन आया है? राजकुमार नीलावत। ये युवती कौन है? ये तो मेरा नाम भी जानती है। बेटा, कई दिन पहले अंधी में भटकती हुई ये धनलक्ष्मी इस खंडर में आ पहुंची थी। उस समय मैं भी इस खंडर में था। बेटा, ये वही धनलक्ष्मी है जिसके साथ तुम्हारी सगाई हुई थी। अब तुम आ गए हो तो धनलक्ष्मी का हाथ संभालो और मुझे इसकी जिम्मेदारी से मुक्त करो। इतना कहकर इच्छाधारी नाग ने नीलावत को प्रधानमंत्री, सेनापति और खजांची के षड्यंत्र के बारे में बताया। सारी बात जानकर नीलावत सुन सा रह गया। तब इच्छाधारी नाग के सामने नीलावत और धनलक्ष्मी ने एक दूसरे से शादी कर ली। तत्पश्चात इच्छाधारी नाग ने नीलावत को 3 फल दिए और बोला, नीलावत, ये तीनों फल उन्हीं प्रधानमंत्री, खजांची और सेनापति के लिए है। जैसे ही वे तीनों इन फलों को खाएंगे, तीनों को अपने अपने किए का फल मिल जाएगा। अच्छा बेटा और बेटी, अब मुझे विदा दो। नीलावत और धनलक्ष्मी वहां से राजपुर की ओर चल पड़े। सुदीक्षा, हमें राजपुर चलना चाहिए। वहां जाकर देखें तो सही कि तुम्हारे पिता और उनके साथियों ने राजपुर की क्या दशा की है। रानी मंजरी, तुम्हारे पिता और उनके दोनों साथियों ने राजद्रोह किया है। मुझे उनको इसकी सजा देने के लिए राजपुर जाना होगा। स्वामी, मैं भी आपके साथ राजपुर चलूंगी।
शीघ्र राजपुर की सीमा पर हीरावत, चेरावत और नीलावत की मुलाकात हुई। हे मेरे भगवान, तू बड़ा दयालु है। आज तूने मेरे बिछड़े हुए भाइयों को पुनः मुझसे मिलवा दिया। तेरा लाख लाख शुक्र है। आप तीनों फल मुझे दे दीजिए। अब मैं, मंजरी बहन और सुदाक्षी तीनों एक साथ राजपुर जाएंगे। अब आप लोग यहीं पर रुककर हम तीनों के लौटने की प्रतीक्षा कीजिए। हम आपके अपराधियों को साथ लेकर ही यहाँ लौटेंगे। नीलावत ने तीनों फल उसे दे दिया। धनलक्ष्मी, मंजरी और सुदाक्षी रथ में बैठकर राजपुर की ओर चल पड़ी। सबसे पहले धनलक्ष्मी अपने पिता के पास पहुंची। उसे देखते ही कुबेर दत्त प्रसन्नता से चिल्ला उठा। बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हारी खोज कहाँ कहाँ नहीं करवाई। अब तुम कुशलता से तो हो ना बेटा? पिताजी, मैं अपने सहेलियों के साथ वन ब्राह्मण को गई थी। वहाँ पर एक तूफान में फंसकर सखियों से बिछड़ गई थी। कहकर धनलक्ष्मी ने एक मनगढ़ंत कहानी कुबेर दत्त को सुना दी। ओह बेटी, तब तो तुमने बड़ा दुख पाया। पिताजी, वन में मुझे एक नया ही फल देखने को मिला। मैं ये एक फल आपके लिए तोड़कर ले आई हूँ, इसे खा लीजिए। फल खाते ही कुबेर दत्त की नाक लंबी होने लगी। अरे ये क्या? मेरी नाक अचानक से तेजी से बढ़ने लगी। ये क्या है? ये क्या है? पिताजी, ये तुम्हारा पाप उदय हुए है। पल भर में ही कुबेर दत्त की नाक 3 फुट लंबी हो गई। इधर फल खाने से मंगलसेन का भी यही हाल था। हाय मेरी नाक। बेटी सुदीक्षा, मुझे कैसा फल खिलाया है ये तूने? पिताजी, मैंने आपको राजद्रोह का फल खिलाया है। दूसरी ओर बास बहादुर की हालत भी फल खाकर खस्ता हो चुकी थी। मेरी नाक के बोझ से मेरा माथा फटा जा रहा है। ये नाक। पिताजी, आपका माथा नाक के बोझ से नहीं, अपितु पाप के बोझ से फटा जा रहा है। बेटी, मुझे इस विपदा से छुटकारा दिलाओ, नहीं सहा जाता। नहीं, अब आपकी नाक ऐसे ही रहेगी। प्रधानमंत्री, सेनापति और खजांची को राजद्रोह के अद्भुत सजा मिल चुकी थी। तीनों अपने नाक के वजन से दुखी हुए जा रहे थे। तब मंजरी, सुदाक्षी और धनलक्ष्मी अपने अपने पिताओं को लेकर राज्य के सीमा पर पहुंची। जानते हो पिताजी, इस खेमे के अंदर कौन है? इसके अंदर राजपुर के भाभी राजा हीरावत अपने दोनों भाइयों चेरावत और नीलावत के साथ है। ये कैसे हो सकता है? वो तीनों तो कब के विष भरे लड्डू खाकर मर गए होंगे। आप लोगों ने ऐसा ही चाहा था, पर वे तीनों जीवित हैं और अब आप तीनों की पुत्रियों के पति भी है। युवराज, हमें क्षमा कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। माफ कर दो युवराज, हमें माफ कर दो। तुम तीनों राजद्रोही हो। तुमने सत्ता के लालच में आकर घोर अपराध किया है। तुम्हें तुम्हारे किए हुए की सजा बढ़ी हुई नाक के रूप में मिल चुकी है। अब जाओ और इसी समय इस राज्य से दूर चले जाओ। अगर तुम फिर कभी राजपुर के आसपास भी दिखाई दिए तो अच्छा नहीं होगा।